हेलो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons, coffee houses, and spread among the people through books and newspaper. अब जो ये फिलोसफर थे, जो उनकी विचार थे, अब विचार लोगों तक कैसे पहुंच रहे थे उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो विचार लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? सैलॉन्स कह रहे थे। ठीक है, सैलून, जहाँ पे आदमी बैठते हैं। ठीक है, हेयर कटिंग कराने जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग थे उनके बीच में जब वार्तालाप होता था तो वहाँ मैसेज स्प्रेड होता था, आइडिया स्प्रेड होता था। कॉफ़ी हाउसेस, कॉफ़ी हाउसेस जैसे कि आजकल आप इंडिया में चाय की टपरी कहते हो, वहाँ पे बैठ के लोग डिस्कस करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स पे बात करते हैं। वैसे ही अगर हम कहें तो एक समय था कि कॉफ़ी हाउसेस हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट उस समय इंटेंसिव लेवल, एक्सटेंसिव लेवल पे थे, बड़े लेवल पे थे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आके बैठते थे, अपना जो थॉट है एक दूसरे से शेयर करते थे। अब थॉट शेयर करने में क्या है कि जैसे अब कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, अगर कोई एक अकेला व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी? टाइप करो कमेंट में। सिंगल व्यक्ति के पास ही जाएगी ना इन्फॉर्मेशन, अगर कोई एक अकेला व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। लेकिन जब वही न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है और बाकी के लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अगर बुक पढ़ी जा रही है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, बाकी के लोग सुन रहे हैं, तो एक ही न्यूज़पेपर से सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो वो कॉफ़ी हाउसेस काम करते थे, फिलोसफर के इन थॉट्स को पहुंचाने में मदद करते थे लोगों के पास। तो these were frequently read aloud in groups for a benefit of those who cannot read and write. इससे फायदा क्या होता था? जो लोग नहीं पढ़ लिख पाते थे, ना पढ़ पाते थे, ना लिख पाते थे, वो भी लोग सुन लेते थे और कहीं ना कहीं उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज द फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। कहीं ना कहीं जब ये इंफॉर्मेशन फैली, न्यूज़ फैला कि लुइस 16 जो है टैक्सेस बढ़ाने वाले, और क्यों बढ़ाने वाले हैं? जिससे उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। ठीक है, तो जब ये इंफॉर्मेशन फैलने लगी तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के अंदर जो है गुस्सा आने लगा। किसके खिलाफ? लुइस 16 के खिलाफ। वो गुस्सा इसलिए भी आने लगा क्योंकि दो स्टेट्स ऐसी थी जो कि उनके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं होता था, और बल्कि वो ऐसी स्टेट थी जिनके पास पैसे बहुत सारे थे। ठीक है, तो जिनके पास पैसे थे उनके ऊपर टैक्स नहीं इम्पोज किया जाता था, जिनके पास नहीं थे उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता था। तो ये भी एक कारण था गुस्से का। ठीक है, ये सिर्फ यही दो कारण नहीं थे, और बहुत सारे थे, बट मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ कारणों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब अकाउंट, अब सोर्स की बात करते हैं। अकाउंट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड regime. Of George Danton, who later became the activist revolutionary politics, who wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he was just completed his studies. जॉर्ज डैल्टन जो कि एक एक्टिविस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा था और याद कर रहे थे उस समय को जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। मैं कहाँ पढ़ा लिखा था? कॉलेज प्लेसेस के कॉलेज में, रेजिडेंशियल कॉलेज में पढ़ा था। देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन। वंस माई स्टडी एंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। मैं वहाँ पे अच्छे लोगों के साथ था, जो मुख्य लोग थे उनके साथ था। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई, आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, मेरे साथ कुछ नहीं था।
आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द पोस्ट, मैं पोस्ट ढूंढने लगा. इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस. वो बहुत मुश्किल था कोई भी पोस्ट ढूंढना कहाँ पे, पेरिस के कोर्ट में, ठीक है. द चॉइस ऑफ अ कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई एम नॉट अ नोबल बाई बर्थ. आर्मी में मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मैं जन्म से नोबल क्लास का नहीं था. नॉट डिड आई हैव अ पैट्रोन, और ना मैं कोई देशभक्त था, तो मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है. द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी और रिफ्यूज. I could not buy an office as I did not possess a sow. My old friend turned their back to me. The system that had provided us with an education without, however, offering a field where our talent could be utilized. तो मतलब वो याद करता है कि हाँ कि मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाता, और मैं कहीं ना कहीं यही सर्च कर रहा था कि कहाँ जाऊँ और मैं जो एजुकेशन प्राप्त किया हूँ उसको यूटिलाइज कहाँ कर सकूँ, कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है. कोई अगर बर्थ से जन्म से ही नोबल है तो वो आर्मी में जा सकता है, चाहे वो उसे गोली चलाना आए चाहे ना आए, चाहे लड़ना आए चाहे ना आए. अगर आप नोबल से बिलोंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप जाके आर्मी में जा सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं क्या दिक्कतें फेस करते थे उस समय लोग. सेकेंड, एन इंग्लिश मैन ऑथर Young traveled through the France during the years from 1787 to 1789 and wrote a detailed description of his journey. He often commented on what he saw. अब एक इंग्लिशमैन है, ऑथर है, जो कि फ्रांस से लगभग 1787 से लेके 1789, 1787 से लेके 1789 में उसने डिस्क्रिप्शन लिखा अपनी जर्नी का, ठीक है, फ्रांस में इस इतने वर्षों के बीच में. और उसने कमेंट किया व्हाट ही सॉ, उनने क्या देखा वो लिखा हुआ है. ही रोट, he who decided to serve and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that would be in had he chosen the service of free and well treated men, and he would urges to deny the accompaniment of his victim groans, should not complain if during a ride his daughter get kidnapped or his son's throat is slit. क्या हम अब यहाँ पे वो डिसाइड करता है तो स्लेव्स रखने के लिए, लेकिन क्या सेव्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे रहना चाहते हैं, क्यों, क्या करना चाहते हैं? उनके पास क्या कोई ऐसा अधिकार दिया गया है? नहीं दिया गया है. तो क्या ये सही है? नहीं. हाँ जी. चलिए, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. तो यहाँ बात करते हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में. तो कहते हैं लुइस 16 हैज टू इंक्रीज लुइस 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्स फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन. अभी तक आपने पढ़ा कि किन कारणों से लुइस 16 को टैक्स बढ़ाना पड़ा, ठीक है. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव डन अबाउट डूइंग दिस? और आपको क्या लगता है कैसे उन्होंने किया होगा, कैसे उन्हें टैक्स बढ़ाया होगा? इन फ्रांस, फ्रांस में ऑफ द ओल्ड रिजाइन बाबा आपको सुनने को मिल रहा है. पहले के समय के अनुसार द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज अ टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. मोनार्क सिर्फ अपने मन से, अपने हिसाब से सिर्फ टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था अपनी मर्जी से खाली करके, ठीक है. Rather, he had to call a meeting of States General, which would then pass his proposal for new taxes. इसके वजह से इसको क्या करना पड़ता था, मोनार्क को या फिर रूलर को क्या करना पड़ता था, एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की, उसमें यह फैसला पारित किया जाता था, तब जाके नए टैक्सेस इम्पोज करना अलाउ किया जाता था. The state general was a political body to which
देयर आर 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब स्टेट जनरल क्या है? एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसमें तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, अपने नुमाइंदे भेजे जाते हैं, ठीक है। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। मोनार्क सिर्फ ये कर सकता है कि बॉडी की मीटिंग कब होगी, ये डिसाइड करता है, ठीक है। उसमें उसका कोई इंटरफेरेंस राजा का नहीं रहता है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। अब समझ सकते हो कितने समय पहले जाके हुआ था, बहुत साल पहले, लगभग 1614 में हुआ था लास्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई, किसके द्वारा? लुई 16 के द्वारा, ठीक है। ऑन मे 1789 में 5 1789 89 Louis XVI called together an assembly of state general to pass the proposal of new taxes। फिर वो मीटिंग बुलाता है और कहता है कि हाँ, इस प्रपोजल को, नए टैक्सेस के प्रपोजल को पास करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। कहाँ गया? Resplendent hall in Worsley was prepared to host the delegates। और वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए थे, तो एक हॉल प्रिपेयर किया गया जहां पर ये मीटिंग होनी थी। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। अब पहले और दूसरे स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आते थे? 300 आते थे, ठीक है। who were seated in the rows facing each other on the two sides। जो कि बैठते थे एक दूसरे को देखते हुए। पहला स्टेट दूसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव देख सकता है, दूसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पहले स्टेट में आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। while the 600 of the third state, लेकिन जो तीसरे स्टेट के थे, जो कि 600 लगभग मेंबर थे तीसरे स्टेट के, had to stand at the back, जो कि पीछे सिर्फ खड़े रहते थे, उनको बैठने की भी व्यवस्था नहीं की जाती थी, ठीक है। द थर्ड स्टेट वॉज, अब सोचो इतनी भीड़ रहती, लगभग 1200 लोग उसमें हैं, ठीक है। अब इतनी भीड़ अगर अभी कोरोना काल में हो जाए तो योगी जी तो फाइन लगा देंगे इस तरह की भीड़ को देख करके, ठीक है। और नहीं, मोदी जी कहेंगे हमारा भीड़ देख के मन गदगद हो गया है, इतनी भीड़, इतनी भीड़, आप भीड़ में ना जाएं, ठीक है। नेता जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो पागल हैं, लेकिन आप समझदार बने, घर पर रहें, ठीक है। अटेंड कम करें कोई भी फंक्शन, और बहुत ही खास है और घर का ही है तो करें तो डबल मास्क पहने रहें। और ये ना सोचें कि आपकी ब्यूटी नहीं दिखेगी तो आप मर जाओगे, ठीक है। अगर आप मास्क पहने रहोगे तो आप बच जाओगे, चलिए, ठीक है। आप, अगर आपको मास्क में ही ब्यूटी दिखाना, कोई अच्छे कंपनी का, अच्छे क्वालिटी का मास्क पहन लीजिए। और ज़्यादा ब्यूटी दिखाना है तो गोल्डन कलर का मास्क पहन लीजिए, गोल्ड का मास्क पहन लीजिए। लेकिन ठीक है, 5 रुपए का पाउडर दिखाने के चक्कर में अमूल्य जान अपनी, अमूल जान, ठीक है, अमूल वो दूध कंपनी वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अमूल्य जान जो है अपनी दांव पे मना लगाइएगा। चलिए, तो अब यहाँ 1200 लोग हैं, योगी जी को भेजो बस, खाली हो जाएगा हॉल। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब देखो, पहले 2 स्टेट्स में 300 मेंबर्स थे, लेकिन वो कम पढ़े लिखे थे, किसके मुकाबले? तीसरे स्टेट के मुकाबले। मैंने बोला ना, तीसरे स्टेट में काम करने वाले लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, तो सीधी बात है पढ़े लिखे होंगे। पीजेंट्स, इसमें कौन कौन से पीजेंट्स थे? आर्टिशंस थे। वुमेन वेयर डिनाइड टू एंटर टू द असेंबली। और एक देखो, और बराबरी का अधिकार, महिलाओं को अंदर जाने से मना किया जाता था, असेंबली में अलाउड नहीं थी, वो रिप्रेजेंट महिलाओं को कर ही नहीं सकता। हाउएवर देयर ग्रेवियंस एंड डिमांड वेयर लिस्टेड अबाउट 40,000 लेटर्स व्हिच रिप्रेजेंटेटिव हैड बॉट विद देम। लेकिन तीसरे स्टेट में अपनी यहाँ की महिलाओं की जो जरूरतें हैं, जो डिमांड्स थी गवर्नमेंट की, लगभग 40,000 लेटर्स को लेकर आई थी तीसरी स्टेट। 40,000 लेटर, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी डिमांड थी। योगी जी पूरा करते करते उत्तर प्रदेश भेज देंगे, इतनी डिमांड है। चलिए, voting in the states general in the past has been conducted according to the principle that each state has one vote। लेकिन अच्छा देखो, सुनो, अभी इसमें अजीब चीज क्या है? अजीब चीज पे ही तो हंसी आएगी आपको। अजीब चीज ये है कि भले ही 300 मेंबर पहले उसमें हो, क्या कहते हैं, आपके स्टेट में हो, 300 दूसरे में हो, 600 तीसरे में हो, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा करके वोट कौन करने वाला है? सिर्फ एक वोट होगा। किसका? पहला स्टेट का एक वोट, दूसरा स्टेट का एक वोट, और तीसरा स्टेट का एक वोट। अब आप समझ सकते हो सिनेरियो
भाई पहला दो स्टेट जहाँ एक साथ आया, तहाँ तीसरा स्टेट वो नादी दिन्ना करेगा, ठीक है, डांस करने लगेगा, सीधी सी बात है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप समझिए इसमें सिनेरियो क्या है कि मीन्स अगर तीन स्टेट्स हैं, तो तीन स्टेट में अगर दो स्टेट पहले साथ में आ गए, तो फिर तीसरे को भरतनाट्यम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मीन्स सीधी सी बात है, अगर टैक्स इम्पोज करने की बारी आएगी तो पहले दो स्टेट तो साथ में आ जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि दोनों को टैक्स देना ही नहीं, देना तीसरे स्टेट को है, तीसरा स्टेट ये अकेले अपोज करता रहेगा, नादी दिना करता रहेगा, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, पड़ने वाला है। चलिए देखिए फिर, दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यूइंग द सेम प्रैक्टिस। लुइस 16 ने भी बोला इस बार भी वैसा ही होगा, एक वोट एक स्टेट के पास है, बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, लेकिन जो तीसरे स्टेट के मेंबर थे डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। कह रहे हैं तीसरे स्टेट के मेंबर्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनने एक वाजिब डिमांड की कि हाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, हर एक रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट होना चाहिए, पूरा असेंबली इसमें पार्टिसिपेट करे। This was one of the democratic principles put forward by the philosophers like Roswell in the book of Socialist Contract. ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जो कि फिलोसफर रॉजवे के द्वारा लिखा गया था उनकी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। क्या कि मतलब सबको अधिकार मिले वोट करने का। When the king rejected this proposal, जब राजा ने इस प्रपोजल को मना कर दिया, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो जितने भी मेंबर्स थे वो क्या किए, असेंबली से बाहर निकल गए, पहली फुर्सत में निकल लिए, ठीक है, बाहर चले गए। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। 1774 लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, किंग बने थे फ्रांस के, जिनके पास ट्रेजरी में क्या था, अंडो, ठीक है, अंडो था, वही अंडो घूम रहा था, ठीक है, खाली था। फिर ग्रोइंग डिसकंटेंट विद सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेजिम, सीधी सी बात है, लोगों के बीच में गुस्सा आ रहा था, जिस तरह से पुराने प्रथाओं में तीन स्टेट में सिर्फ एक स्टेट को टैक्स देने किया जाता था, सब चीजें कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट वाले, तो गुस्सा तो आएगा। 1789 कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली। सीधी सी बात है, थर्ड स्टेट ने बाहर निकल गया था और कहीं ना कहीं एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली, और बेलेस्टील जेल गए, वहां पे पीजेंट्स को निकाला और बेलेस्टील जेल का नामो निशान मिटा दिया। 1791 A constitution is framed, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, जिसमें राजा की पावर को सीमित कर दिया गया है, एंड टू गारंटी द बेसिक राइट टू द ऑल बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, और मानव अधिकार बनाए गए। 1792-93 फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, द किंग इज बिहेव्ड ओवरथ्रोन द जैकोबिन रिपब्लिक, डायरेक्ट कहाँ गया, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, क्या है अब इसमें 1792 से 93 के बीच में क्या है, राजा को ओवरथ्रोन किया गया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी, सब कुछ हुआ। फिर 1804 में नेपोलियन बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस, एनेक्सेस द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। 1804 में नेपोलियन बन गया एम्परर फ्रांस का, और कई सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया यूरोप के। फिर 1815 नेपोलियन हार गया, कहाँ पे, वाटरलू में। चलो ठीक है, अब ये तो आपको ये एक्टिविटीज अभी आगे क्लियर ही होंगी, बट ये मैं एक टाइमलाइन दिया वो तो मैंने कहा समझाना ज़्यादा ठीक है, समझा दिया। चलिए ठीक है, वो वोटिंग हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे असेंबली से बाहर निकल चुके थर्ड स्टेट वाले, अब कहाँ गए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन ऑफ द वर्ल्ड फ्रेंच, होल फ्रेंच नेशन। और तीसरे स्टेट के अपने जो मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव थे अपने आप को क्या मान चुके थे, शक्तिमान, शक्तिमान ऐसा नहीं, वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मान चुके थे, किसका, पूरे फ्रांस नेशन का, पूरे देश का, ठीक है। ऑन जून 20 दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सले। ग्राउंड ऑफ वर्सले में एक इंडोर टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट मींस कि जब देखिए वही टेनिस आप जाके ग्राउंड में खेलते हो तो क्या होता है, आउटडोर टेनिस कोर्ट, और वही जब क्या है बड़े से हॉल के अंदर है तो इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां पे सब लोग इकट्ठा हुए, 600 के 600 मेंबर। दे डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। एंसोर और कसम खाते हैं, नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस,
that would limit the power of monarch। और उनने कसम खाया जब तक हम इस देश को बिकने नहीं दूंगा, ठीक है, मोदी ने खाया था, सॉरी, उनने कसम खाया कि हम जब तक फ्रांस में संविधान नहीं बना देंगे जिसमें हम राजा की पावर को सीमित कर देंगे, तब तक हम इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। दे वर लेड टू मेरेब्यू एंड एबेसियस, ठीक है, ये दो लोग लीडर्स थे, उनको लीड कर रहे थे। इसमें का मीनिंग नहीं ढूंढ सकते, आप सर्च करो गूगल में, नहीं मिलेगा। मेरेब्यू वाज बोर्न इन नोबल फैमिली बट was convinced to need to do away with the society of feudal privilege। ये भले ही ये जो लीडर थे ये थे नोबल क्लास के थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कन्विंस हुए कि हाँ बदलाव होना चाहिए, फ्यूडल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, और इसी कारण से इन लोगों के साथ जुड़े और उनको लीड किए। ही बॉट out a journal and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles। और वो वहां पे आके भीड़ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भाषण दिया है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये टेनिस कोर्ट में ओथ ले रहे हैं, इसलिए देखो हाथ उठाए हुए हैं ना, कसम खाता हूँ ये देश, सॉरी नहीं, देश नहीं बिकने देना, वो दूसरे वाले हैं भाई साहब, अपने इंडिया में नहीं आना है, वहां फ्रांस में है, ठीक है। उनने कसम खाई कि हाँ ये असेंबली भंग तब तक नहीं होगी जब तक जब तक जब तक जब तक जब तक जब तक हाँ जब तक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बन नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, द लास्ट पेज आज के लिए, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये हम आगे पढ़ेंगे। Abbassius, originally a priest, wrote an influence pamphlet called "What is the Third State?" क्या है? एबेसियस जो एक पंडित थे, ठीक है, पंडित मैं देखो पंडित नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, वहां पे हिंदू धर्म नहीं है, पंडित वहां आ जाएंगे, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक हम कहते हैं पन्ना लिखा था, उसमें लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है उसके बारे में। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with the turmoil. A severe winter has meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploit the situation and the hoarded supplies। ठीक है, अब क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली लगी हुई थी, संविधान बना रहे थे, खच 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 टाइपिंग चल रहा था। लेकिन 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 क्या हो रहा था, दूसरी तरफ जो थे फ्रांस के लोग क्या कर रहे थे, लाइन में लगे थे, ठीक है। नोटबंदी नहीं हुई थी वहां पे, अरे मोदी जी ने बंद कर दिया, यहाँ मतलब हर देश में नोटबंदी थोड़ी ना होगी, ठीक है। वहां पे लोग लाइन में लगे हुए थे, लोग नहीं, महिलाएं लगी थी। अच्छा, वो नहीं 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 भाई, वो सीए एनआरसी भी नहीं था, बोलने तो दो मुझे। अच्छा ठीक है, वो ब्रेड के लिए लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि वहां ब्रेड नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत भीषण ठंडी पड़ी थी, बर्फबारी हुई थी, और जो फसल थी खराब हो गई थी ऊपर से। उसके बाद क्या हुआ, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, जैसे यहाँ पे हो रही है। देखो कुछ चोर लोगों को मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, तो चोरों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। रेमडेसिविर की दवा अगर 500 रुपए की है तो उसे 15,000 में बेच रहे हैं, आपदा में अवसर कमाई का, ठीक है। अब वो नहीं सोच रहे हैं कि किसी के खून से जो आप पैसा कमाते हैं उसको क्या कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, ठीक है। तो आपदा में अवसर ढूंढें, लेकिन ऐसे अवसर ना ढूंढें जिसमें आप दूसरे की जान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपदा में अवसर ढूंढें, बच्चों आप तो जरूर ढूंढो, कैसे ढूंढो, पढ़ाई करो। चलो इधर देखते हैं। हाँ, आपदा में अवसर ये ना ढूंढे कि कॉपी बगल में खोले और देख के छापे और मम्मी का नंबर दिखा करके छाती चौड़ी करके दौड़े, ठीक है। ये आपदा में अवसर ये वाला ना ढूंढे। आपदा में अवसर ऐसे ढूंढे कि मौज भी करें और पढ़ाई भी करें, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे क्या था कि ब्रेड की सप्लाई रुक गई थी, प्राइस बढ़ गया था, क्योंकि सीधी बात है ठंडी बहुत ज्यादा पड़ी थी, ऊपर सप्लाई नहीं हो पा रहा था ढंग से, सप्लाई भी रोक दी गई थी, जानबूझ के सब किया गया था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू ऑफ बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। एक बड़ी सी लाइन में महिलाएं खड़ी हैं, सुबह से लाइन लगी हुई है, ठीक है। 500 का नोट दे करके 2,000 का लेना है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भूल जाता हूँ भाई, उधर नोटबंदी वाले में चला गया, ठीक है। नहीं नहीं, ब्रेड खरीदना है, तो उसके बाद इतनी बड़ी भीड़ में महिलाएं खड़ी हैं, उसके बाद फिर ब्रेड मिल नहीं रहा है, ऊपर से मशक्कत करना पड़ रहा है वो खाने के लिए, वो भी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। महिलाएं क्या हुई, किसके अंदर घुस गई,
दुकान के अंदर घुस गई, अफरा तफरी मच गई। और उसी समय राजा ने क्या कहा कि पेरिस के अंदर सेना को भेजने कह दिया। ऑन जुलाई 14, जुलाई 14 में द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेलिस्टीन। क्या है, जैसे भीड़ में लोग खड़े थे तो गुस्सा नहीं हो गए थे, कुछ लोग गाली देना शुरू कर दिए थे कि नोट नहीं मिल रही है, ऊपर से तुम टीवी वाले आ गए, मुंह में माइक घुसेड़ रहे हो, गाली वाली दिए थे। तो यहाँ पे तो गाली तक सीमित हो गए थे। वहां पे क्या हुआ, 14 जुलाई में लोग गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए कि भीड़ की भीड़, इधर उधर अफरा तफरी मच गया, दंगे फसाद शुरू हो गए, हालत खराब हो गई। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर had hired the bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। और एक रूमर फैल गया, हर गांव में फैल गया, गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह खबर फैली। क्या फैली, देखो कि एक स्पेशल ग्रुप तैयार किया गया है। उस ग्रुप का मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि जो भी फसल खड़ी हुई है उसको गिरा दी जाएगी, नहीं उसको खराब कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी फसल है। फिर caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked. They looted, hoarded grain and burned down the documents containing record of manorial dues। अब उनको ये डर था कि हाँ, जिनका कर्जा है, जो पैसा वापस नहीं किया, उनकी फसल डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, तो लूटपाट मचा दिए। जो है मतलब आपदा में अवसर आ गया भाई, दौड़ दौड़ गए, क्या कहते हैं, वहां पे ग्रेनरीज को लूट लिए। वहां पे जो कागज थे जिसमें लिखा था इतना इतना पैसा बाकी है, तो कहें भैया लोग फाड़ दो, जीरो कर दो, ठीक है। जैसे बच्चे नहीं सोचते रहते हैं रिजल्ट के एक दिन पहले कि काश हम स्कूल पहुंच जाएं और जहाँ पे हमारे मार्कशीट में नंबर लिखा रहता है उसको बढ़ा दें तो उसको जला दे, दो में एक हो जाए, ठीक है। तो वैसा ही वहां पे सब जितने जहां जहां पे ड्यूज लिखे थे, हाँ इतना इतना पैसा इन किसानों को बाकी, सब जला दिया गया, सारे कागज जला दिए गए, कागज नहीं दिखाएंगे। चलिए, a large number of nobles fled from their home, many of them migrant neighboring countries। और बहुत सारे नोबल्स गांव छोड़ के, क्या देश छोड़ करके भाग गए और आसपास के देशों में बस गए जा करके। with this faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accept the principle that his power would from now on be checked by the Constitution। और ये सब देख करके हवा टाइट हो गई थी किसकी, सॉरी मेरी तबीयत खराब हो गई थी किसकी, अरे सॉरी, मतलब उनकी हालत खराब हो गई थी, मतलब किसकी, लुईस 16 की। और उन्होंने कहा कि भाई हम नेशनल असेंबली की बात मानते हैं और उनके दिए गए सिद्धांतों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे उसको हम मानेंगे। ऑन नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, आधी रात को, मध्यरात को, जब द होल नेशन अवेक, द मिड नाइट ऑफ आवर, चलो ठीक है, सॉरी मनमोहन वो नेहरू जी की स्पीच को भूल जाते हैं। अब 4 अगस्त हमें याद आ गया, 15 अगस्त आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड, जय हिंद, आगे बढ़ते हैं। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1779 में the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। जितना भी कुछ था, जो इतना भी कुछ किया गया था लुई 16 के द्वारा, सब पानी उसमें फेर दिया गया। क्या किया गया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, जो टैक्सेस इंपोज किए वो खत्म किया गया। मेंबर ऑफ द क्लर्गी टू फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो क्लर्गी के मेंबर थे, मींस जो चर्च के मेंबर थे, उनको भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ने को कहा गया। Thefts were abolished and land owned by church was confiscated। As a result, the government acquired the asset worth at least 2 billion livres। ठीक है, अब क्या है, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जो चर्चेस के लिए जमीन थी उन सबको छीन लिया गया, वो ले लिया गया। गवर्नमेंट लोग 2 बिलियन लीवर के एसेट्स कैप्चर किए थे। अब लीवर मतलब ये मत समझ लेना बच्चों कि हमारा लीवर, ठीक है, लीवर उस समय पे वहां पे करेंसी चल रही थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट, जो भी कहना चाहो आप, हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा। देखो भाई देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ 9 तो हो गया, पेज नंबर 10 में है, पेज नंबर 10 में है। हम पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सर, और मिलेंगे कल
हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मीन्स मंडे को, ठीक है, अपना ख्याल रखें। कल हम आपको फोन जरूर करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे, आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने दें आसपास के लोगों को। आप अगर बीमार हों तो बिल्कुल घर से ना निकलें, और अगर स्वस्थ हों तभी भी ना निकलें। निकलें तभी जब आपको बहुत ज़रूरत हो। बीमार हैं तो आप, चाहे स्वस्थ हैं, दोनों ही कंडीशन में मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सबका कल्याण करें। धन्यवाद।